हेलो दोस्तों, 8वां चैप्टर है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। इस चैप्टर क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 में इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल ने कैसे राजा, नवाब, पेजेंट, ट्राइबल सभी को अफेक्ट किया था। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने स्टूडेंट की ज़िंदगी ऊपर कैसे उनका असर हुआ था, कैसे इम्प्लीकेशन हुई थी, उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स देखेंगे। ब्रिटिश लोग यहाँ इंडिया में चाहते थे सिर्फ ना कि टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट हो और सिर्फ रेवेन्यू को कंट्रोल करे, इतना ही उनका मकसद नहीं था, लेकिन वो ऐसा भी फेल्ट यानी कि फील करते थे कि उनका एक कल्चरल मिशन भी है, जिनके मुताबिक वो लोग सिविलाइज करना चाहते थे यहाँ के नेटिव्स लोगों को और उनके कस्टम्स और वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते थे। अब वो कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए वो उसके बारे में हम जानने कोशिश करेंगे। और how were Indians to be educated, civilized and made into what the British believed were good subjects, यानी कि उनको अच्छी तरह से कैसे सुधारा जाए या उनकी कौन कौन सी टेक्निक मेथड उन्होंने यूज़ की उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश लोग इतनी आसानी से ये सवाल का क्वेश्चंस का आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कई बार इनकी डिबेट होती थी, सालों तक, 10 डेकेड्स तक उनके ऊपर इनकी डिबेट हुई थी। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश लोग एजुकेशन को किस तरह से देखते थे। जैसे यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है लिंग्विस्टिक, यानी कि वो इंसान जिसको पता है और पढ़ाई करता है एक साथ कई सारी भाषाओं को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश थॉट करते थे, यानी कि सोचते थे कि आइडिया ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड वो इवॉल्व हुआ है करीबन लास्ट 200 ईयर्स में। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी हमने ऐसा भी जाना कि इंडियन रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज़ एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यूज़ अबाउट हाउ इंडियंस वेर टू बी एजुकेटेड, यानी कि इंडियन को किस तरह से एजुकेटेड करना है उनके बारे में सोचेंगे। देखिए, ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म इन 1783 अ पर्सन नेम है उसका विलियम जॉन्स, यहाँ पर दिखाया गया है वो। ठीक है, ये वाइट वो अराइव करते हैं, कलकत्ता आते हैं। उनका एक अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज हुआ था एट सुप्रीम कोर्ट कंपनी के अंदर में। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जॉन वॉज अ लिंग्विस्टिक, यानी कि एक साथ उनको कई भाषाओं की जानकारी, नॉलेज था। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, फ्रेंच और इंग्लिश जानते थे, और अरेबिक अपने एक दोस्त के पास से सीखा था थोड़ा बहुत, और ऑल्सो लर्नड पर्शियन। और कलकत्ता में वो थोड़ी बहुत अपना टाइम बिताते थे विथ पंडित who taught him the subtleties of संस्कृत लैंग्वेज, यानी कि संस्कृत भाषा का ग्रामर वो सब भी उनको थोड़ा बहुत, पोइट्री उनके बारे में भी पंडितों से जानने का मौका मिला था। Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other sciences. जॉन ने पाया कि हिज इंटरेस्ट वेर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल जो कि कलकत्ता में रहते हैं उसी टाइम पे। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कॉलेब्रुक एंड नथानियल हैड वेर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशियंट इंडियन हेरिटेज और मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस, और ट्रांसलेट करते थे संस्कृत और पर्शियन में, जो कि वर्क जो होता था संस्कृत पर्शियन का उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। साथ ही साथ जॉन ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का भी निर्माण किया एंड स्टार्टेड द जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस। यहाँ पर आपको एक नीचे स्टैचू दिया गया है हेनरी थॉमस कॉलेब्रुक का। ठीक है, जॉन्स एंड कॉलेब्रुक दोनों came to represent a particular attitude towards India, who shared a deep respect for ancient cultures both of India and the West. Indian civilization, उनका मानना था, had attained its glory in the ancient past, but थोड़े बहुत टाइम के बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी थी। In order to understand India, एक ज़रूरी आवश्यक चीज़ है टू डिस्कवर द sacred and legal texts that were produced in the ancient period, यानी कि इंडिया को जानना है तो हमको पास्ट के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और फॉर ओनली दोस्ट टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज़ एंड लॉज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, और यही जो नई स्टडी होगी इसके ऊपर, न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि वही से बेस बनता हुआ दिख रहा है उनको। सो जॉन और कॉलेब्रुक ने
डिस्कवर किया यानी कि वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशियंट टेक्स्ट, फिर उनके मीनिंग समझे, ट्रांसलेट किया उनको, और फिर उनमें से अपनी अपनी फाइंडिंग्स निकाल दी और दूसरों को बताते थे. दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव वुड नॉट ओनली हेल्प ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस टू डिस्कवर देयर ओन हेरिटेज, और समझ सकते हैं वो अपने लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट. इस प्रोसेस में ब्रिटिश वुड बिकम द गार्डियन ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर. और इन्फ्लुएंस हुए थे सच आइडियाज से मैनी कंपनी ऑफिशियल आर्ग्यूड के दैट ब्रिटिश ought to promote Indian rather than Western learning. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian text and उनको संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री सिखाना चाहिए. Official also thought that Hindu and Muslim ought to be taught what they were already familiar with. उनको जो पता है उन्हीं से अगर उनको पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा से वो सीख पाएंगे. And what they valued and treasured, not subject that were alien to them. यानी कि ऐसे बाहर से कोई एलियन के जैसे सब्जेक्ट लाओगे तो वो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लगे, ऐसा उनको सोचा था. Only then they believed could the British hope to win a place in the hearts of natives. यानी इसकी मदद से वो उनके दिलों में भी राज कर पाएंगे. Only then could their alien rulers expect to be respected by their subjects. ठीक है, तो ये उनकी सोच थी. आगे देखते हैं कि विद द ऑब्जेक्ट इन व्यू ऑफ मदरसा. मदरसा आपको पता ही है कि अरबिक वर्ड फॉर प्लेस ऑफ लर्निंग एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज. वो सेटअप इन कलकत्ता इन 1781 टू promote a study of Arabic, Persian and Islamic law. और हिंदू कॉलेज was established in बनारस in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of country. यहाँ पर नीचे देखिए आप, ये दिया गया है, ये कुछ शो करता है, मोन्यूमेंट है वॉरेन हेस्टिंग का, साथ में उनको बनाया गया था रिचर्ड वेस्टमाकोट. 1830 की बात है ये. अभी विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में है इसका जो है वो. दिस इमेज ये दिखाता है कि हाउ ओरिएंटलिस्ट यानी कि दोज विद स्कॉलरली नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया. ओरिएंटलिस्ट जो है, सपोर्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टैंडिंग फिगर ऑफ पंडित ऑन वन साइड, यानी कि एक साइड पंडित है, एंड सीटेड मुंशी ऑन दूसरी साइड में. मुंशी यानी कि एक साधु, अ पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन. ठीक है, तो एक साइड पंडित है, दूसरी साइड मुंशी है. हेस्टिंग जो है बीच में खड़े गए हैं. हेस्टिंग एंड अदर ओरिएंटलिस्ट नीडेड इंडियन स्कॉलर्स टू टीच देम टू वर्नाक्युलर लैंग्वेज, यानी कि लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए वहाँ इंग्लिश लोगों को, इन लोगों की ज़रूरत थी. टेल देम अबाउट लोकल कस्टम्स एंड लॉज एंड हेल्प देम ट्रांसलेट और इंटरप्रिएट एंशियंट टेक्स्ट. हेस्टिंग टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप द कलकत्ता मदरसा एंड वो बिलीव करते थे दैट एंशियंट कस्टम ऑफ कंट्री एंड ओरिएंटल लर्निंग ought to be basis ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो इसी की वजह से दोनों की मदद लेकर वो बीच में खड़े हुए और यहीं पे अपना शासन जमाएंगे, ऐसा उनका मानना था. वर्नेक्युलर का मीनिंग है हमको पता है, जैसे टर्म जनरली यूज टू रिफर टू अ लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज. लाइक इन colonial countries like India, British used the term to make the difference between local languages of everyday uses and English, the language of imperial masters. Not all officials shared this view. Many are in strong opposition or criticism of Orientalist. यानी कि ऐसा नहीं थी कि सभी लोग ऐसा ही सोचते थे कि हमको एंशियंट टेक्स्ट और पुरानी इंडियन संस्कृति को पढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके ओपोजिशन में भी कई सारे लोग खड़े थे. ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी कई ब्रिटिश ऑफिशियल बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटल विजन ऑफ लर्निंग. और उनका ये मानना था नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स and unscientific thought. Eastern literature was non-serious and light-hearted. So वो argue किए कि it was wrong on the part of British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. James Mill was one of those who attacked the Orientalist. James Mill ने भी इसका विरोध किया था. The British effort, he declared, should not be to teach what the natives wanted, but उनको यही सिखाना चाहिए कि उनको वो नहीं सिखाना जो वो चाहते हैं, और व्हाट दे रिस्पेक्ट यानी कि वो जिसका सम्मान करते वो नहीं सिखाना हमें, बट इन ऑर्डर टू प्लीज़ देम यानी कि उनका जो क्या बोलते हैं उनके दिल में जगह जीतने के लिए हम उनको जो चाहिए वही देंगे, तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं. ठीक है. एम ऑफ एजुकेशन शुड बी
और ought to be to teach what was useful and practical. सही है और प्रैक्टिकल है वही उनको सिखाना चाहिए. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that West had made. उनको वही साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी देनी चाहिए जो वेस्ट ने किया है, ईस्ट के कंपेयर से ज़्यादा है. Rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. By the 1830s, attack on Orientalists becomes sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था. वो देखते थे इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड. नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस. यानी कि इंडिया की या फिर ईस्ट की कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जो वेस्ट का कंपेयर कर सके. वो कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मोकले, यानी कि कौन इनका विरोध कर सकते हैं. अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी का अगर एक कबाट देख ले, इट वॉज वर्थ होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया. ही अर्ज that British government in India stop wasting public money in promotional oriental learning for it was no practical use. प्लीज़ आप बंद कीजिए ये सब खर्चा ओरिएंटल लर्निंग सिखाने में. इससे अच्छा आप अपना यूरोपियन कल्चर उनको सिखाइए, ऐसा उनका मानना था. अब थॉमस कौन थे वो आप देख लीजिए. थॉमस बेबिंगटन मोकले इन हिज स्टडी रूम. देखिए ये है थॉमस, है अंग्रेज. विथ ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मोकले एम्फसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज. उनको इंग्लिश सिखाइए. उन्होंने ऐसा समझा कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड. इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसॉफी. टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड थस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल. उनका टेस्ट बदलिए, वैल्यू और कल्चर बदलिए. फॉलोइंग मैकोलेस मिनट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड. इसमें डिसीजन लिया गया टू इंग्लिश को मेक यानी कि बनाया जाए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन और स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कलकत्ता मदरसा एंड बनारसा संस्कृत कॉलेज. दिस इंस्टीट्यूशन वेर सीन एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ थेम्सवेल्स इनटू डेके. इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ बिगन टू प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स. यानी कि अब देखिए धीरे धीरे जो पहले सोच थी वो बदलती जा रही है और इंग्लिश को एज ए यूज में ला रहे हैं. देखिए यहाँ पर दिखाए द लैंग्वेज ऑफ द वाइस एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ टीच इंग्लिश. मैकुले ने डिक्लेयर किया था कि ऑल पार्टी सिम्स टू बी एग्रीड ऑन वन पॉइंट. यानी कि सभी को एक बात पर एग्री होना चाहिए that the dialects commonly spoken among the natives of India contain neither literary nor scientific information and therefore moreover so poor and rude जो कि गरीब और rude लोग हैं that until they are enriched from some of other quarters it will not be easy to translate any valuable work into them. उनका मानना था कि लोकल जो वर्क है उसमें कुछ है ही नहीं, उनको एक अलग से कुछ फील करना पड़ेगा तभी वो काम करने के लिए लायक बनेंगे. ठीक है, तो अब देखेंगे एजुकेशन फॉर कॉमर्स. ये टॉपिक का नाम है. 1854 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया issued by Charles Wood, president of the board of control of the company. It has come to be known as Wood's dispatch. Woods ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सेंड किया ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन ने इंडिया में आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसी के लिए दैट वाज फॉलोड इन इंडिया. इट एम्फसाइज्ड वन अगेंस्ट द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग. यानी कि अभी वो पूरी तरह से यूरोपियन लर्निंग को यहाँ पर इम्पोज करना चाहते थे, ओरिएंटल नॉलेज के अपोज में थे. और वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड टू बी इकोनॉमिक. यूरोपियन लर्निंग it said would enable Indians to recognize the advantage that flow from the expansion of trade and commerce. उनका मानना था कि अगर हम यूरोपियन वे ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो उनकी ज़िंदगी में टेस्टिस और डिज़ायर्स को चेंज करेंगे और हमारी जो ब्रिटिश गुड्स के लिए डिमांड्स है वो वहाँ से फुलफ़िल हो सकती है इंडिया से. फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट. यानी कि जो अब वो इंडियंस लोग भी बाद में इंग्लिश को अप्रिशिएट करेंगे और हमारी चीज़ें खरीदेंगे जो कि यूरोप में प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो बेसिकली उनका जो मेन मोटिव था वो भी यहाँ पर ट्रेड करना, बिजनेस करना या फिर अपना जो कॉलोनियल कंट्रीज़ है उनका यूज़ करना था मैक्सिमम तरीके से. यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट दिया गया है, आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज. वुड्स डिस्पैच जो कि आया था 1854 में, वो मार्क अ फाइनल ट्रायम्फ ऑफ दोस हु अपोज्ड ओरिएंटल लर्निंग. इट स्टेटेड दैट
We must empathetically declare that education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the improved arts, services, philosophy and literature of Europe. In short, यूरोपियन नॉलेज हमको यहाँ पर स्प्रेड करना है, यही उनकी मेन मंशा थी यहाँ पर। ये देखिए जो इमेज में दिख रहा है वो आपको बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, 19th सेंचुरी का इमेज है। अब देखते हैं वुड डिस्पैच, वो आर्ग्यू करते थे कि यूरोपियन लर्निंग इम्प्रूव करेंगे मॉरल कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन, ऑल्सो उनको ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनाएंगे और इसी तो वजह से सप्लाई होगी हमारी कंपनी के लिए सिविल सर्वेंट्स जो कि ट्रस्टेड होंगे और उनके ऊपर हम डिपेंड भी रह सकते हैं। और जो लिटरेचर है यानी कि ईस्ट का, इंडिया का या फिर एशियाटिक कंट्रीज़ का, इट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ एरर्स, इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन अ पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी और कमिटमेंट टू वर्क, यानी कि वो ना ही ऐसी कोई कमिटमेंट, ड्यूटी, डिसिप्लिन ऐसा कुछ भी पब्लिक में अंदर भर पाएंगी ईस्ट का नॉलेज। इसलिए हमारा नॉलेज आवश्यक है उनके लिए जो उनको हमारे वर्क के लिए लायक बनाएगा, ठीक है। और उनका मानना था कि ईस्ट का नॉलेज जो है वो कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए भी इनफ नहीं है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आवश्यक होता है, ठीक है। तो 1854 के डिस्पैच के बाद सेवरल मेजर्स टेकन लिए गए बाय ब्रिटिश, इंट्रोड्यूस किए उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सेटअप किए टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर जो भी मैटर्स या फिर डिसीजन लेने हैं उसके लिए एक डिपार्टमेंट्स अलग से सेटअप किए, अलग अलग कई स्टेप्स लिए, जैसे कि टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था सिपोइस के द्वारा मेरठ और दिल्ली में, यूनिवर्सिटीज़ जो कलकत्ता में बनी थी, मद्रास में बनी थी, बॉम्बे में बनी थी, एस्टेब्लिश उसी टाइम पे बनी थी 1857 के आसपास। और अटेम्प्ट ऐसे भी किए गए टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। देखिए अब हम एक्टिविटी एक करते हैं, जैसे कि अगर आप इमेजिन यू आर लिविंग इन द 1850s, 1850 के टाइम पे आप रह रहे हो, तो यू हेयर ऑफ वर्ड्स डिस्पैच, राइट अबाउट योर रिएक्शन। आपकी क्या रिएक्शन होगी कि अगर आज देखें कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, गुजराती पढ़ रहे हो पूरे साल, पहली क्लास से लेकर 12वीं तक, अगर गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ला दे कि आपको अब गुजराती के बजाय इंग्लिश में ही सब कुछ करना पड़ेगा और हमको जो मॉरल हमारी लोकल लैंग्वेज है उसकी बजाय उसके इंस्टेड हम इंग्लिश के ही सभी एनसीईआरटी बुक्स थोप देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग विरोध करेंगे। वही कई सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग विरोध करेंगे, दंगे हो गए, रोड पे प्रदर्शन हो गए। इन शॉर्ट किस तरह से आपका रिएक्शन होगा वो आपको बताना है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं डिमांड ऑफ मॉरल एजुकेशन। ये भाई कौन है? विलियम कैरी। इट वॉज अ स्कॉटिश मिशनरी हु हेल्प्ड एस्टेब्लिश द सेरामपोरे मिशन। देखिए सेरामपोरे मिशन के एस्टेब्लिश करने वाले स्कॉटिश मिशनरीज है विलियम कैरे। ये भाई जो है हमारे कैरी, विलियम कैरी, इनका मानना था, आर्ग्यूमेंट दिया था उन्होंने, प्रैक्टिकल एजुकेशन के क्रिटिसाइज़ किया था उन्होंने कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो इंडिया में है 19th सेंचुरी, उन्होंने इसका विरोध किया प्रैक्टिकल एजुकेशन का। उनका मानना ये था कि एजुकेशन का मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो इम्प्रूव करे मॉरल कैरेक्टर ऑफ पीपल एंड मॉरलिटी कुड ओनली बी इम्प्रूव्ड ओनली वाया क्रिश्चियन एजुकेशन। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओपोज किया था मिशनरीज एक्टिविटीज़ इन इंडिया। उनको ऐसा डर था इंग्लिश लोगों को कि मिशनरी एक्टिविटीज़ मे बी प्रोवोक रिएक्शन अमॉन्ग्स द लोकल पॉपुलेशन और मेक देम सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया और अनेबल टू एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश टेरिटरीज। ये लोग भी उन्होंने मिशनरीज को सेटअप किया था एट सेरामपुर, एन एरिया जो कि कंट्रोल में था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी कि इंग्लिश के अंडर में नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस सेटअप किया 1800 में, कॉलेज एस्टेब्लिश किया 1818 में। और जैसे ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल सेटअप की गई ऑल ओवर इंडिया। 1857 के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया वो अभी भी इतने सपोर्ट में नहीं थे मिशनरीज एजुकेशन में, तब ऐसी एक फीलिंग थी दैट वाज एन स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम प्रैक्टिसेस बिलीफ एंड रिलीजियस आइडियाज माइट एनरेज नेटिव ओपिनियन। यानी कि अगर ऐसा लगे लोगों को, आम लोगों की भी हमारी संस्कृति खत्म करना है, तो एक और बढ़वा यानी कि एक और विप्लव हो सकता है। ये देखिए नीचे, ये जो है सेरामपुर कॉलेज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली नियर कलकत्ता, इसकी इमेज दी गई है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल्स। जो लोकल स्कूल्स थी, जैसे ये इमेज में दिखाया है, ये विलेज स्कूल
विलेज पाठशाला। इट वॉज अ पेंटिंग बाय डच पेंटर फ्रैंकोट सोल्वियन, जो इंडिया आए थे लेट 18th सेंचुरी में। उन्होंने डेपिक्ट करने की कोशिश की थी एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल इन हिज पेंटिंग्स। अब हम देखेंगे, अगर आपको ऐसा कोई आइडिया है चिल्ड्रन कैसे पढ़ाते थे प्री ब्रिटिश टाइम्स में, जैसे आपने सुना होगा आश्रम के बारे में या फिर ओपन प्लेस में गुरुकुल, वो सब, ठीक है। आप कभी वंडर हुए कि वो स्कूल जाते थे या ना भी जाते थे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इफ़ देयर वर स्कूल व्हाट हैपेंड टू द दिस स्कूल अंडर ब्रिटिश रूल। अब हम पूरा एक रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट ऑफ विलियम आदम 1830। विलियम आदम स्कॉटिश मिशनरी, उन्होंने टूर किया था डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। उनको पूछा गया था कंपनी के द्वारा टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाक्यूलर स्कूल्स। रिपोर्ट जो आदम ने प्रोड्यूस किया था वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, उसमें थोड़ी बहुत डिटेल जानने जैसी है। उन्होंने फाउंड किया कि डेट वेर ओवर 1 लाख पाठशालाज, यानी कि करीबन 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाज है बंगाल और बिहार में ओनली। दिस वेर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विथ नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स, यानी कि एक कोई ऐसी छोटी छोटी इंस्टीट्यूशन जिसमें 20 से भी कम स्टूडेंट्स हो गए कई सारी जगह पे। बट जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है टॉट इन दिस पाठशाला वेर कंसिडरेबल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख से ज़्यादा हो गए। और दिस इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे बाय मोस्टली वेल्थी पीपल या फिर लोकल कम्युनिटी के द्वारा। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय टीचर, गुरु भी स्टार्ट करते थे कई बार, यानी कि पढ़ाने के लिए। जो सिस्टम था एजुकेशन का इट वाज वेरी फ्लेक्सिबल, यानी कि फ्यू थिंग्स आप अगर एसोसिएट कर सके कि आज की कंपेयर में, तो पाठशाला को कंपेयर करते हैं, जैसे कि उस टाइम में कोई ऐसी फिक्स्ड फी नहीं थी, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, ना बेंचेस थी, ना चेयर थी, ना ब्लैक बोर्ड था, ना सेपरेट क्लास था, नो रोल कॉल रजिस्टर था, नो एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होती थी, ना ही रेगुलर टाइम टेबल होता था। इन सम प्लेसेस क्लासेस कभी बार ऐसा होता था कि कोई वर्डनो ट्री, वर्डનું ઝાડ કહે ને જે अंडर बनियन ट्री, उसी के नीचे लगा देते थे। और कई बार कॉर्नर ऑफ विलेज, शॉप, मंदिर या फिर गुरु के घर पे कहीं भी क्लास लग जाती थी। ऐसा कोई बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं थी। फ़ी भी डिपेंड करती थी इनकम ऑफ पेरेंट्स, यानी कि अगर आप अमीर घराने से हो तो आप पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो गरीब है उनको नहीं भी करे तो भी चलता है। टीचिंग मोस्टली ओरली होता था, गुरु डिसाइड करते थे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स भी नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, यानी कि सबको एक साथ बिठा देते एक ही प्लेस पे। गुरु इंटरेक्ट करते थे सेपरेटली विथ ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। आदम ने डिस्कवर किया दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड टू लोकल नीड्स, यानी कि फॉर इंस्टेंस देखें एग्जाम्पल, क्लासेस जो होती थी वो तब नहीं लगती थी जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, यानी कि गांव में चिल्ड्रन जो लोग होते हैं वो अपने घर में भी मदद करते थे फील्ड में वर्क कराने के लिए। तो पाठशाला उस टाइम पे बंद रहती थी। पाठशाला अगेन स्टार्ट कब होती थी, जब क्रॉप्स कट हो जाते थे, स्टोर हो जाते थे, यानी कि अब उनके पास कोई ऐसा फील्ड वर्क नहीं है, तब वो क्लासेस शुरू हो जाती थी वापस। दैट इसका मतलब ये कि जो चिल्ड्रन है पेजेंट्स फैमिली के वो भी पढ़ सकते थे, साथ ही साथ काम भी कर सकते थे। अब थोड़ी सिस्टम चेंज हुई, न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, यानी कि ब्रिटिश लोगों ने टांग लड़ाना शुरू कर दिया था। अब कैसे लड़ाए वो अब यहाँ पर देखेंगे। मिड 19th सेंचुरी के टाइम तक 1850 के आसपास तक कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमरली विथ हायर एजुकेशन। सो वो लोकल पाठशाला को अलाउड किया कि भाई फंक्शन करो विदाउट मच इंटरफेरेंस। लेकिन 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि हमको सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा वर्नाक्यूलर एजुकेशन को। और इसकी मदद से उन्होंने फेल्ड किया कि दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर, यानी कि एक न्यू रूटीन लाना पड़ेगा विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, एस्टेब्लिशिंग रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस। अब ये कैसे करेंगे, व्हाट मेजर्स दे डिड, यानी कि कंपनी ने कौन से स्टेप्स ले। इट अपॉइंटेड द नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 और 5 स्कूल, यानी कि गवर्नमेंट पंडित अपॉइंट किए 4 या 5 स्कूल के बीच एक पंडित का काम होता है कि विजिट करे पाठशाला को और ट्राई और इम्प्रूव करे स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग को। इस गुरु को पर पूछा गया और मांगा गया सबमिट, उनको कहा गया कि आप सबमिट करें पीरियोडिक रिपोर्ट्स, और क्लासेस की जो रिपोर्ट होगी वो आपको सबमिट कराने पड़ेगी अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल। टीचिंग ऑल्सो बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, और लर्निंग जो था उसको भी टेस्ट किया जाता था वाई एनुअल एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स को भी रेगुलर फीस भरने को बोला गया, रेगुलर क्लास अटेंड करने को बोला गया,
और फिक्स सीट्स पे बैठने को बोला गया, रूल्स डिसिप्लिन वो सब फॉलो करने को बोला गया। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स, यानी कि जो ये नए रूल्स बनाए थे, जो पाठशाला उसको एक्सेप्ट करती थी उसको गवर्नमेंट की ग्रांट का सपोर्ट मिलता था। जो अनविलिंगली या फिर नहीं करते थे, दोज हु वर अनविलिंगली टू वर्क विथ इन द न्यू सिस्टम, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। ओवर द टाइम्स गुरुज जो लोग थे हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस, they found that it was difficult to compete with the government aided and regulated पाठशालाज, यानी कि हार्ड हो जाता था कंपटीशन करना। नए रूल्स रूटीन्स जो थे, इट इज़ अनदर कंसिक्वेंसेस, जैसा हमने पढ़ा था कि पुअर पेजेंट फैमिलीज़ वाले पाठशाला में अटेंड कर सकते थे क्योंकि उस टाइम पाठशाला बंद होती थी। लेकिन फिक्स टाइम टेबल या फिर फ्लेक्सिबल टाइम टेबल ना होने के कारण, डिसिप्लिन मेंटेन करने के कारण कई सारे स्टूडेंट को उस टाइम पे पाठशाला या फिर स्कूल छोड़ना पड़ता था। इवन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड्स, दे कांट एबल टू अटेंड स्कूल एंड इट वॉज सीन एज अ इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़। और जिसकी मदद से ऐसा सोचा जाता था कि इनमें पढ़ाई करने की धगस कम है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी गई है। इमेजिन कीजिए कि आप बॉर्न है, यानी कि आपका जन्म हुआ था एक गरीब फैमिली में 1850 के आसपास। हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्डेड टू द कमिंग ऑफ द न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटेड पाठशालाज। जैसा आपको भी फील्ड में काम करना पड़ने जा रहा है या फिर आपको नए रूल्स के मुताबिक आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, तो उसके बारे में सोचिए। डिड यू नो दैट अबाउट 50% ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बाय द टाइम दे आर 13 और 14। आपको पता ही होगा कि प्राइमरी एजुकेशन हमारे राइट टू एजुकेशन में इंक्लूड किया गया है, लेकिन उसके बाद ड्रॉप आउट रेशो जो है वो ज़्यादा है। उसके रीज़न क्या है उसके बारे में भी सोचिए। अब देखते हैं कि एजेंडा क्या था नेशनल एजुकेशन का। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वेर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि अर्ली 19th सेंचुरी में मैनी थिंकर्स भी थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से, वो भी शुरू कर दिए थे टॉक, यानी कि बातचीत करना कि नीड फॉर अ वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। और वो लोग ऐसे तो पढ़े लिखे थे, इसलिए वो इम्प्रेस भी हुए थे डेवलपमेंट्स इन यूरोप से। और सम इंडियंस उन्होंने भी ऐसा फील किया था कि वेस्टर्न एजुकेशन शायद हमारी मॉडर्नाइज करने में, इंडिया को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेगा। और वो अर्ज करने लगे ब्रिटिश से टू ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। ये जो थोड़े बहुत आप देखते हैं इसके एफर्ट्स किए गए थे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या एफर्ट्स लगाए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। देयर वेर अदर इंडियंस, जैसे कि वो रिएक्ट करते थे अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, वो लोग ऐसा विरोध करते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन के बदले हमारे ईस्टर्न एजुकेशन में ही ज़्यादा और रुचि रखिए। ऐसा उनका, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। महात्मा गांधी आर्ग्यू किया करते थे कि कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फेरियरिटी, यानी कि एक छोटापन हमारे माइंड में, इंडियंस के माइंड में डाल दिया है। वो इसकी मदद से इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर, यानी कि वो एजुकेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर दिखा रहा है। एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड, यानी कि एक गर्व जो होना चाहिए अपने कल्चर के प्रति वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। देयर वाज अ पॉइजन इन दिस एजुकेशन, यानी कि स्लो पॉइजन, स्वीट पॉइजन है वो सॉरी, सेड महात्मा गांधी। और वो एक पाप हमको एनस्लेव बना दिया है इंडियंस को। इस कास्ट एंड एविल स्पेल ऑन देम, यानी कि वो इनसे बिल्कुल नाखुश थे। चार्म्ड बाय द वेस्ट, एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, इंडियन एजुकेशन इन दिस इंस्टीट्यूशन बिगन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि एजुकेशन की वजह से कई सारे लोग ब्रिटिश रूल को भी एडमायर, यानी कि पसंद करने लगे। यानी कि एक प्रकार से ये स्लो पॉइजन ही है। महात्मा गांधी ऐसा एजुकेशन चाहते थे जो इंडियंस को एक सेल्फ ऑफ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पैदा करे, ऐसा एजुकेशन चाहते थे। और नेशनल मूवमेंट के टाइम वो स्टूडेंट्स को भी अर्ज करने लगे कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन छोड़ दीजिए, इन ऑर्डर टू शो द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड, यानी कि हम दास बनने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी ने स्ट्रांगली फेल्ड किया दैट इंडियन लैंग्वेज ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग, यानी कि हमारी भाषा होनी चाहिए वाया ऑफ मीडियम। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इन, यानी हमें क्या बोलते हो, दिव्यांग बना देते हैं, यानी कि लूला लफंगा हमको हैंडीकैप बना देते हैं। डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स, यानी कि हमको अपने ही घर में अनजाना बना देती है।
Speaking the foreign tongue, despising local culture, English educated did not know how to relate to the masses, यानी वो अपने पब्लिक से कनेक्ट भी नहीं हो पाते थे। एक और तस्वीर दी गई है यहाँ पर, महात्मा गांधी along with कस्तूरबा गांधी sitting with रविंद्रनाथ टैगोर and a group of girls at शांति निकेतन 1940। वेस्टर्न एजुकेशन, गांधी जी कहते थे कि फोकस्ड ऑन रीडिंग्स एंड राइटिंग्स रेदर देन ओरल नॉलेज, इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रेदर देन लाइव्ड एक्सपीरियंस, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के बजाय वो टेक्स्ट बुक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ही आर्ग्यूड दैट, उनका मानना था कि एजुकेशन ऑट टू डेवलप अ पर्सनस माइंड एंड सोल। लिटरेसी or simply learning to read and write by itself did not count as education. People had to work with their hands. हमको स्किल होनी चाहिए, लर्न द क्राफ्ट, लो एंड वी शुड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। यानी कि गांधी जी की एक अलग ही सोच थी कि एजुकेशन हमें सिर्फ रट्टू तोता ना बनाए, बल्कि हम समझे कि क्या होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज़ नॉट एजुकेशन। गांधी जी ने लिखा था, उसका एग्जांपल है बाय एजुकेशन मेरा मानना ये है, ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। लिटरेसी इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगिनिंग, इट्स ओनली वन ऑफ द मीन्स जिसकी मदद से मैन एंड वुमन कैन बी एजुकेटेड। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज़ नॉट एजुकेशन। I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education. Only every handicraft has to be taught, not merely mechanically as is done today, but scientifically. That is, the child should know the why and the wherefore every process. यानी कि हमको वाई और जो WH क्वेश्चन कहते हैं ना कि व्हाट, वाई, वेयर, हुज, ऐसे सब क्वेश्चन सभी चीज़ के फाइंड आउट करने के, एवरी प्रोसेस इसके। एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, अदर थिंकर्स वो भी ऐसा फेल्ड करने लगे और सोचने लगे कि सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेटअप बाय ब्रिटिश। यानी कि वो भी एक अलग एजुकेशन सिस्टम की डिमांड करने लगे। अब नीचे एक और है, ये देखिए, अ क्लास इन प्रोग्रेस इन शांति निकेतन इन 1930। सराउंडिंग नोटिस कीजिए आप, ट्रीज और ओपन स्पेसिस। टैगोर कुछ अलग ही सोचते थे। टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन। डू यू नो वाई इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड वाई वूम? रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड किया इंस्टीट्यूशन 1901 में। चाइल्ड होते थे तब उन्होंने ऐसा सोचा था, वो ऐसा मानते थे। टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव। The school appeared like a prison, for he could never do what he felt like doing. So, while other children listened to the teacher, Tagore's mind घूम रहा होता था कहीं अलग ही जगह पे। Experience of his school days in Kolkata shaped Tagore's idea of education. और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक सेटअप किया स्कूल, जहाँ सभी बच्चे खुशी खुशी, वेयर शी कुड बी फ्री, क्रिएटिव और अच्छी तरह से खुशी खुशी पढ़ सके, where every girl was able to explore her own thoughts and desires. Tagore ने फील किया that childhood ought to be a time of self-learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by British. Teacher had to be imaginative, understand the child and help the child develop her curiosity. टागोर का मानना था कि एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स है वो उन्होंने नेचुरल डिज़ायर्स को मार दिया है चिल्ड्रंस की, जो कि एक क्रिएटिव होने के लिए या फिर अपनी सेंस ऑफ वंडर के जानने के लिए आवश्यक है। Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment, यानी कि खुली जगह पे, नेचुरल जगह पे ही क्रिएटिव लर्निंग हो सकती है। सो उन्होंने सेटअप किए ऐसे स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता गांव में, और ही सो इट एज एन एबेड ऑफ पीस, यानी कि शांति निकेतन, जहां हम रह सकते हैं हारमोनी के साथ नेचर के एरिया में। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। इन मैनी सेंस टागोर ने महात्मा गांधी બંને थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज। देर वेर डिफरेंसीस હતા ઘણા બધા, થોડા બધા। ગાંધીજી વોઝ હાઈલી ક્રિટિકલ ઓફ વેસ્ટર્ન સિવિલાઇઝેશન એન્ડ ઇટ્સ વર્શિપ ઓફ મશીન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, જ્યારે ટાગોર એમ માનતા હતા કે આપણે કમ્બાઇન કરવું જોઈએ એલિમેન્ટ્સ ઓફ મોડર્ન વેસ્ટર્ન સિવિલાઇઝેશન વિથ બેસ્ટ ઇન્ડિયન ટ્રેડિશન।
એનો મેઇન ફોકસ એવું હતું કે નીડ ટુ ટીચ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી એટ શાંતિનિકેતન અલોંગ વિથ આર્ટ, મ્યુઝિક એન્ડ ડાન્સ. મેની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ થિંકર્સ વિચારી રહ્યા હતા અબાઉટ ધ વે ઓફ નેશનલ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ કુડ બી ફેશન્ડ. સમ વોન્ટેડ ચેન્જીસ વિથિન ધ સિસ્ટમ સેટઅપ બાય બ્રિટિશ and felt that system could be extended so as to include wider sections of people. ઘણા બધા જે એમ કરતા હતા કે અલ્ટરનેટિવ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ ટુ બી ક્રિએટેડ સો દેટ પીપલ વેર એજ્યુકેટેડ ઇન ટુ અ કલ્ચર દેટ વેઝ ટ્રુલી નેશનલ. હુ વોઝ ટુ ડિફાઇન વોટ વોઝ ટ્રુલી નેશનલ? યાની કે ક્વેશ્ચન છે. સિસ્ટમ તો બધાને જોઈ છે અલગ, પણ કઈ સિસ્ટમ એવો સવાલ પૂછે તો પાછા ચૂપ થઈ જાય બધા. ધ ડિબેટ અબાઉટ વોટ ધીઝ નેશનल एजुकेशन ought टू बी कंटिन्यूड टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस. यानी कि आज तक यही डिबेट शुरू है कि भाई एजुकेशन सिस्टम बदलनी चाहिए, लेकिन बदलने के लिए क्या बदले वो पूछते तो किसी के पास भी आंसर नहीं होता. चिल्ड्रन प्लेइंग, यहाँ पर इमेज दिखाई गई, इसमें चिल्ड्रन लोग प्ले कर रहे हैं यानी कि खेल रहे हैं. मिशनरी स्कूल्स कोयम्बतूर अर्ली 20th सेंचुरी का फोटो है. बाय द मिड 19th स्कूल फॉर गर्ल्स विल सेटअप एट क्रिश्चियन मिशनरीज एंड इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस. यानी गर्ल्स के लिए भी थोड़ा बहुत स्कूल ऑर्गेनाइज हुआ रहा था, यानी कि एजुकेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा था, जेंडर इक्वालिटी की ओर जा रहे थे. अब थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट देख लेते हैं एल्सवेयर कहाँ कहाँ कुछ हुआ या नहीं हुआ. अब देखते हैं कि अंटिल इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्ट इन 1870 इतना तब तक कोई वाइड स्प्रेड एजुकेशन था नहीं पॉपुलेशन के लिए, जो कि इतनी बड़ी थी. फॉर ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी तक चाइल्ड लेबर था, मोस्टली प्रिवेलेंट था. पुअर चिल्ड्रन को स्कूल पे नहीं भेजते थे क्योंकि उनकी जो कर्निंग होती है यानी कमाई होती है वो क्रिटिकल होती है फैमिली के सर्वाइवल के लिए. नंबर ऑफ स्कूल भी जो थे वो लिमिटेड थे, जो कि इट वॉज बी रन बाय चर्च और सेटअप बाय वेल्थी इंडिविजुअल्स. और इट वॉज ओनली आफ्टर द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ एजुकेशन एक्ट, यानी कि रूल जब हुआ एजुकेशन एक्ट का, स्कूल वेयर ओपन की गई गवर्नमेंट के द्वारा और कंपलसरी स्कूलिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे आज राइट टू एजुकेशन है वैसे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स ऑफ द पीरियड वॉज थॉमस आर्नोल्ड, जो कि एक हेड मास्टर थे प्राइवेट स्कूल रुग्बी के. उन्होंने फेवरिंग किया था सेकेंडरी स्कूल करिकुलम विच हैड डिटेल स्टडी ऑफ ग्रीक एंड रोमन क्लासिक, करीबन 2000 साल पुराना लिखा हुआ. वो कहते थे It has always seemed to be one of the great advantage of the course of study generally pursued in our English school that it draws our mind to so continually to dwell upon the past. यानी कि past के ऊपर हमारा focus रहता है. Every day we are engaged in studying the languages, the history and the thoughts of men who lived nearly or more than 2000 years ago. Arnold ने felt किया था that study of classic disciplined the mind. In fact, most educators of the time believed that such discipline was necessary because if young people were naturally violent and needed to be controlled, to become civilized adults, they needed to understand society's notion of right and wrong, proper and improper behavior. Education, especially one which disciplined their minds, was meant to guide them on this path. क्या आप सजेस्ट कर पाएंगे ऐसे कोई आइडिया जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं थिंकिंग अबाउट एजुकेशन ऑफ द पुअर इन इंग्लैंड एंड ऑफ द नेटिव्स इन द कॉलोनीज? सो यहाँ पर ये चैप्टर्स भी हमारा ख़त्म हो रहा है. एजुकेशन के ऊपर था, अच्छा था, एक बार रीड कर लीजिएगा वापस बुक में से, साथ ही साथ मेरे ये लेक्चर्स को भी फॉलो करिएगा. इस बार थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चला गया, उसके लिए थोड़ी मुझे माफ़ कीजिएगा, फिर भी लेसन तो बड़ा ही हुआ है. ये देखिए इमेजिन वाला एक क्वेश्चन है, फिर लेट्स रिकॉल वाला एक क्वेश्चन है, ये ट्रू और फॉल्स वाला एक क्वेश्चन है, डिस्कस वाले क्वेश्चन है और एक लेट्स डू वाला क्वेश्चन है. आप सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो वापस एनसीईआरटी को रेफ़र कीजिए और तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए. नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे. नेक्स्ट चैप्टर का नाम है वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म.